हाँ जी हाँ जी क्लास मैडम क्या इस्तीफा तो नहीं लिया है क्या करें इसका भेज
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम सर। चलें फिर अटेंडेंस होने लगी है आपकी। सर आपके साथ ही हाँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अटेंडेंस के साथ। अबरार रसूल साहब प्रेजेंट हैं? सर। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। अहमद हसन, अली अब्दुल सलाम, अली असगर, अली रज़ा हैदर, प्रेजेंट सर। दानियाल, फैज़ान, फ़ारूक, प्रेजेंट सर। हमज़ा सलीम, हमज़ा जमील, हमज़ा असगर, हुनाद आज़म, प्रेजेंट सर। ये सही नाम है? हन्नाद है, हुनाद है? सर हन्नाद हन्नाद सर। क्या मतलब होता है इसका? सर जिद्दी। चलो। शहरियार, प्रेजेंट सर। मुआज, मुआज मुनीर, मिलाद को डांट पड़ रही है अम्मी से। मोहम्मद अहमद, यस सर। ये तुम्हारा? अच्छा, मोहम्मद अहमद 049 आप ही हैं? यस सर। अनस बलोच,
अनस बलोच, Present, sir. अरकम, Present, sir. अरसलान, Yes, sir. बिलाल 166, Present, sir. दाऊद अरशद, Yes, sir. हमाद, हारिस, हसान, मेसम, Present, sir. नुमान नईम, Yes, sir. तलहा आबिद, उस्मान इकराम, Present, sir. मुनीबा, उबैद, उसामा, Present, sir. प्रेजेंट सर। उसामा अच्छा तारिक, उसामा, अच्छा 216, नौसर Present, साम sir. फजल। शहरियार 224, शुएब फजील, Yes, sir. Present. शुएब शबीर, शुमाइम, Yes, sir. सुहेल रजा, माज, मोहम्मद अहमद, उसामा फाजिल, फजल, प्रेजेंट मीर, सर। वकार काशिफ, Present, sir. और तुम इधर फिर रहे हो, क्लास में नहीं आए। जैनब तारिक, जैनब तारिक, जुबैर मोहम्मद, Present, sir. सर ये ऑनलाइन क्लास है या फिर दूसरी भी हो रही है, लाइक इधर यूनिवर्सिटी में भी हो रही है? नहीं ऑनलाइन है, मैं यूनिवर्सिटी में जी बैठा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में ही हूँ लेकिन ऑनलाइन है। ओके सर। और कोई लेट तो नहीं आया? सर आपने मेरी प्रेजेंट लगा दी है। कौन सा? सर मोहम्मद अनस। हाँ जी, मोहम्मद अनस, फैजान सईद। फैजान सईद की लगा दीजिए। और मोहम्मद अनस यस सर। क्या रोल नंबर है? सर 216। 216 तो उसामा तारिक है। सर मेरा Present, sir. Present. 065216 है। हाँ ठीक है, लगी है तुम्हारी। अनस बलोच, थैंक यू Sir, सर। Hafiz थैंक यू Mohammed सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुनीबा तलत सर 004 एंड पे आता है आईडी। मुनीबा तलत, जी हो गया। Sir, और थैंक Hafiz यू सो Mohammed. मच सर। कौन? हाफिज कौन? Sir, Hafiz Mohammed Hamza. 2235. और कोई दोस्त अजीज रिश्तेदार किसी का? सर लगे रिश्तेदार की। ट्राई करें जरा, देखें क्या होता है। चलें, अब अटेंडेंस क्लोज हो गई, अभी किसी की नहीं लगेगी अटेंडेंस। अच्छा, इस सेमेस्टर में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि अटेंडेंस रोज़ के रोज़ मार्क होगी, तो आप लोगों ने इंश्योर करना है कि आप क्लास में मौजूद हों।
और जो बच्चा अपनी अटेंडेंस पूरी नहीं करेगा उसको मैं शॉर्ट अटेंडेंस कर दूंगा। अरसलान, यस मैसेज समझ आ गया? यस सर आ गया। अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन क्लासेस में तवज्जो से नहीं पढ़ रहे हैं और मिस भी बहुत सारी क्लासेस कर रहे हैं। एक तो हमें पता भी नहीं लगता कि आप लोग पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। मसलन अरसलान इस वक्त साथ साथ नाश्ता कर रहा होगा। नहीं सर मैं आगे बता फ्री हूँ फिलहाल। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग कोर्सेज सारे के सारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिला के कोई काम चलना है। पुलिसिंग पे अगर आप सारा जोर लगवा देंगे टीचर का कि मुझे पकड़ के दिखाओ या मैंने अटेंडेंस मैंने बंक मारनी है क्लास या पढ़ना नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, उससे सबका हर्ज होता है। तो ये एक जनरल मेरी तरफ से कमेंट है और समझ लें कि एडवाइस है। कितने कोर्सेज आपके ऑनलाइन है? तो सबके डिफरेंट है, मेरे 2 हैं और सेमेस्टर वाइज है। मेजॉरिटी के 2 ही हैं। और जिस तरह ये इलेक्टिव कोर्सेज काफ़ी सारे ऑनलाइन ही होंगे मेरे ख्याल से। अब आप लोग इलेक्टिव की स्टेज पे पहुंच गए हैं। आप लोगों में से बहुत सारों का तो 8वां है सेमेस्टर, किसी का 6ठा है, किसी का 7वां है और 8वां है, 6, 7, 8 के आप हैं। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करें। इन्हीं साल 1.5 साल में आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी करना है और साथ में ये इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ के अपनी जो समझेंगे एक टेक्निकल स्किल्स आपने वो वाली पैदा करनी है जो कि इंडस्ट्री में कल को आपने अपने आप को जब प्रेजेंट करना है तो यही चीज़ें आपके काम आएंगी। तो इन कोर्सेज को ड्यू इम्पोर्टेंस देनी है और ध्यान से पढ़ना है। तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मशीन लर्निंग कोर्स का नाम है, तो इसमें कई डिफरेंट टॉपिक्स हैं। मशीन लर्निंग होती क्या है, कौन बताएगा? आजकल बड़ा ये बज़ वर्ड्स में शामिल है। मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, इसी तरह डीप लर्निंग, NLP, डेटा माइनिंग, है ना? यस सर। तो AI, ये इतनी सारी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि रिश्तेदार हैं एक दूसरे की। सर इसमें मेन पर्पस सर यही है कि इसको डाटा को यूजफुल बनाना है हमने अपने पर्पस के लिए। उसमें से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है रॉ मटेरियल में से, ताकि उसको प्रेडिक्शन कर सके उसके ऊपर जो हमारे पास डाटा पड़ा हो उसके ऊपर भी आपके ऊपर। अच्छा, डेटा माइनिंग कितने लोगों ने पढ़ ली है? सर मैंने पढ़ ली है। बस एक बंदे ने पढ़ी है? नहीं सर मैंने भी पढ़ी। हैंड रेज करें, हैंड रेज जितने बच्चों ने डाटा माइनिंग पढ़ी है। तीन बच्चों ने, ओके। तो डाटा माइनिंग में क्या पढ़ा आपने? सर डाटा माइनिंग में हमने चलें 4-5। क्लासिफिकेशन देखी है, क्लस्टर्स देखे हैं और हमने देखा है कि हमारे पास एक डाटा पड़ा हुआ होता है तो उस डाटा को हमने किस तरह यूटिलाइज करके एक एल्गोरिदम, एफिशिएंट एल्गोरिदम वगैरह बनवा सकते हैं। ये चीजें हमने देखी हैं डाटा माइनिंग में कि हमारा जो डाटा पड़ा हुआ है हम उसको किस तरह यूज करके कुछ एफिशिएंट एक कोई चीज बना सकते हैं, एल्गोरिदम बना सकते हैं। किस काम के लिए? सर अपना बिजनेस को एल्गोरिदम क्या एनहांस करने करेगा? के लिए। सर वो हमारा एक तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देगा और वो इतना एफिशिएंट होगा कि हमारे जो कुछ फ्लॉज होंगे उनको भी बताएगा, वो इंडिकेट करेगा, वो जो पुराना डाटा होगा हमारा। तो ये सारी चीजें उस पर बेस करेंगी जो हम एल्गोरिदम बनाएंगे। डेटा डाटा के
और सर इसके अलावा डाटा के बिहाफ के ऊपर मतलब कि हम सब को प्रिडिक्शंस कर सकते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम जो है ना उस डाटा के अकॉर्डिंगली जो मतलब उसको ज़्यादा यूजफुल कर सकें और जो ताकि नेक्स्ट टाइम हमें जो है ना वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज ना लगानी पड़े मतलब कि कम रिसोर्सेज में मिनिमम आउटपुट उसमें से दे सकें। हम्म, तो ये इस नौयत के काम जो हैं कुछ डाटा की प्री प्रोसेसिंग, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और पैटर्न रिकग्निशन वगैरह, इसकी आप थ्योरी जो है प्लस कुछ उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो मशीन लर्निंग का कोर्स है, मशीन लर्निंग के अंदर भी आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि मशीन जो है वो हाउ कैन मशीन लर्न with the help of existing data। जिस तरह हम ह्यूमंस हैं ना, आप में से छोटे किसी के बहन भाई हों या कजन्स हों या भांजे भतीजे बच्चे जो भी घर पे होंगे, उनको आप अगर देखते हैं तो उनको जब हम नई नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह से देखते और सीखते हैं। आप उसको से पेंसिल दिखाते हैं एक बच्चे को, तो वो पेंसिल को देखते हैं, तो उसके बाद फिर आप उसे पेन या मार्कर दिखाएं और आप उसे कहें कि ये पेंसिल है, तो आपने पेंसिल की उसे आइडेंटिफिकेशन करा दी और उसके बाद फिर आप उसे जब भी कोई उससे मिलती, इवन आप उसे मसवाक भी दिखाएंगे ना, तो वो कहेगा कि ये पेंसिल है, क्योंकि उसने क्या करना है, एज अ ह्यूमन ब्रेन उसने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि मैंने इस जैसी कौन सी चीज़ देखी है अपनी मेमोरी में। उसने जो डाटा आपने उसे लर्न करवाया है उसकी मदद से उसने फिगर आउट करना है कि मैं इसको किस तरह से परसीव करता हूँ। तो वो जो भी कोई पतली सी लंबी चीज़ होगी लकड़ी टाइप मटेरियल की या किसी प्लास्टिक के मटेरियल की बनी हुई, तो वो उसको उस पेंसिल के साथ मैच करने की कोशिश करेगा और उसे पेंसिल का ही टाइटल या टैग करने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली इसी तरह मशीन्स जो होती हैं वो भी डाटा को जो एग्जिस्टिंग डाटा होता है उसको जो कुछ उन्होंने ऑलरेडी एक्वायर किया होता है उसके साथ जो लेबल्स लगे होते हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, उनकी मदद से वो रिलेट करने की कोशिश करती है कि ये किस नौयत की चीज़ होगी। तो ये जो मशीन को ह्यूमन की तरह लर्निंग उसकी एनेबल करवाना, इस चीज़ का नाम मशीन लर्निंग है। तो हम आईसीटी वगैरह में एक डिफरेंस पढ़ते हैं अमूमन, हम कहते हैं कि ह्यूमंस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या है और एक कंप्यूटर की क्या कैपेबिलिटीज़ है ना। वो अगर आप पहले सेमेस्टर में चले जाएं या जब आपने स्कूल वगैरह में कंप्यूटर पढ़ा होगा तो उस वक्त आपने पढ़ा होगा, तो ह्यूमन और कंप्यूटर की कैपेबिलिटीज़ में क्या फ़र्क है। ह्यूमन के क्या है जी कैपेसिटीज़? साइट है, हीयरिंग है। साइट है, सर मशीन को हम खुद लर्न करवाते हैं, लेकिन इंसान जो होता है वो खुद ही देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि अब मुझे कौन सा डिसीजन लेना है, लेकिन मशीन सिर्फ वही डिसीजन लेती है जो हमने उसको एक एल्गोरिदम दिया हुआ होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि ये रिलेटिवली सर मतलब इंसान जो है ना, ह्यूमन खुद डिसीजन ले लेता है, लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है वो जो हमने उसको एल्गोरिदम दिया होता है वो उस हिसाब से डिसीजन लेता है, वो खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो जो इंसान का डिसीजन होता है वो एल्गोरिदम डिपेंडेंट नहीं होता? होता है सर। वो भी हाँ पे डिपेंड करता है जो उसने लर्निंग की होती है सर। जो उसका सर प्रीवियस एक्सपीरियंस है, प्रीवियस लर्निंग है, उसके बिहाव के ऊपर ही वो डिसीजंस लेता है सर। फॉर एग्जांपल आप मोटरवे पे जा रहे हैं, जाना है आपने पेशावर तक, तो पेट्रोल डलवाने के लिए आपने कोई तरीका करना है एज अ ह्यूमन, तो क्या करेंगे? सर हम सबसे पहले पेट्रोल पंप ढूंढेंगे, फिर गाड़ी स्लो करेंगे, फिर पेट्रोल पंप तक ले जाएंगे, पेट्रोल भरवा के पैसे दे के गाड़ी।
लेकिन आपने ये चूज करना है कि रास्ते में सूखे की आ रहा है, उसके बाद क्या होता है, सियाल, भेरा, फिर ये सॉल्ट रेंज आ जाती है, उसके साथ कौन सा है, तब कलर का उसके हार। बाद तो 60 किलोमीटर बाद लाहौर आ जाता है। नहीं नहीं, दूसरी साइड पे जा रहे हैं हम। कलर का हार, कलर का हार से के बाद क्या आता है, चक्री, चक्री, यस सर। है ना। जी जी सर। और चक्री के बाद फिर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को इस्लाम क्रॉस करके से कोई XYZ 1 2 और ABC आ जाते हैं, और फिर पेशावर आ जाता जी सर। है। जी सर। अब आपने अगर ये डिसीजन करना है कि मैंने पेट्रोल डलवाना है तो कहाँ से मैं डलवाऊँ, तो हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए, किस बुनियाद पे फिर हम प्रोसेस कर रहे हैं। हम तो सबसे पहले देखेंगे हमें पेट्रोल। स्टार्ट से ही डलवाना चाहिए ना, कि हमने तो जितनी एक हमारी जो नियरेस्ट जर्नी है उसके हिसाब से हम डलवाएंगे, ताकि हम्म, रास्ते में कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो हमने स्टार्ट किया टैंक फुल से, कैपेसिटी ये हो से, गया। यस। फिर फिर हम देखेंगे टैंक कितना सर बाकी, डिस्टेंस, हमने कितना डिस्टेंस क्लियर, मतलब वो कर लिए, कवर कर ली, डिस्टेंस और कवर्ड। हमारी गाड़ी की माइलेज, जी सर। उसकी बेस पे क्या हम हर स्टेशन पे रुक के पेट्रोल डलवाएं, या नहीं अल्लाह सर। ख़त्म ना हो जाए हमारा पेट्रोल, जी जी सर। है नहीं नहीं क्या कह नहीं रहे सर, हैं। हम इस पे वो अपनी नो माइलेज। सर, हम एक ही दफा टैंक फुल करवा लेंगे, फिर जब टैंक हाफ होगा फिर फुल करवा लेंगे। हाँ, तो फिर हम अगर अगर हमने ये करना हो कि मिनिमम रीफिल करना है प्लस मैक्सिमम पेट्रोल जो है ना वो रिटेन करते हुए। जी सर। रिटेन का मतलब जब हम पेशावर पहुंचे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पेट्रोल, जितना मैक्सिमम पेट्रोल हो सकता है वो हो। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, तो क्या करें। सर हमें गाड़ी के टैंक का कैपेसिटी पता होती है और गाड़ी की हम्म कंजप्शन रेट का हमें पता होता है। तो सर हम्म मोटरवे पे अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कार पे भी डिस्टेंस का पता चल रहा होता है, हमने कितना डिस्टेंस, अगर हम फर्दर से जिधर से स्टार्ट किया है उधर से हम उसे दोबारा से ना रीसेट कर ले, तो सर हमें वो पता चलता रहता है कि कितनी देर में जो है ना वो फ्यूल टैंक खत्म हो जाएगा, और ये हम्म, इतने फ्यूल टैंक में कितना आगे जो है ना वो बिल्कुल सफर कर सकती है। तो बिल्कुल सर हम बिल्कुल। इस तो तरह बिल्कुल एंड पे जाके दोबारा से रिफिल करवा लेंगे। एंड पे हम जा रहे थे शुएब, और पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। सर बेसिकली हम अगर लाहौर से चलते हैं और और मैं अगला अभी वो जो है फिलिंग स्टेशन इज स्टिल 20 किलोमीटर्स फार, फिर क्या करें, फिर फिर धक्के टो लगा कार मंगवाएं। है ना, फाइन भी नहीं कराना ना। के फाइन भी नहीं करवा सकते। तो अब इसका तरीका फिर ये, बेसिकली मैं आप लोगों को ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम एज अ ह्यूमन भी एल्गोरिदमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही मोस्ट ऑफ द टाइम सोच रहे होते हैं। जी सर। तो जो ये कमेंट आया था ना कि मशीन्स जो हैं वो एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हैं और हम ह्यूमन जो है हम पता नहीं किसी और तरीके से सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये किसने कमेंट किया था ये वाला, कोई बात नहीं यार, अनस परेशान हो। अनस दास अनस अनस दास। भाई, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम भी काइंड ऑफ किसी एल्गोरिदम को ही फॉलो कर रहे होते हैं, अपनी एक कैलकुलेशन करते हैं। बल्कि हाँ, अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर ने अगर एज अ ह्यूमन हमने ये कैलकुलेशन करनी है, इफ़ से आई असाइन दिस टास्क टू अरसलान, तो अरसलान ने लगा दिए 25 मिनट लगा दिए, पसीने आ गए और कुछ बता नहीं पा रहा अभी तक कि क्या कहाँ से मैं रीफिल करवाऊँ, और आखिर में उसने दरमियान सड़क में उसने गाड़ी बंद करवा दी है पेट्रोल ख़त्म करवा के। तो द गुड थिंग अबाउट मशीन्स इज़ कि both machine and human are working on the same algorithm. What the difference कहाँ पे आएगा? So thought processes, this means thought process
for human and machine are algorithmic. तो होगा क्या? But machine will take lead in two ways. What are those two ways? कौन बताएगा? स्पीड और वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब बहुत ज़्यादा काम कर सकता है एक टाइम पे। वॉल्यूम ऑफ डाटा और इसके अलावा गुड एक्यूरेसी। गुड। तो ये ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डाटा पे वो मशीन काम कर लेगी तेज़ी से, ठीक है। जब वॉल्यूम ऑफ डाटा ज़्यादा होगा तो ह्यूमन खुश हो जाएगा वहाँ पे। वो एल्गोरिदम अपनी जगह इंटैक्ट है, हम दोनों एक ही तरह से सोच रहे हैं, लेकिन जब ज़्यादा वॉल्यूम हो जाएगा तो ह्यूमन की कैपेसिटी जो है वो बिल्कुल वहाँ पे नीचे आ जाएगी। तो उसको बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, करने का तो काम हो ही जाएगा, लेकिन वो कहेगा कि अच्छा मुझे एक हफ़्ता पहले बता दें, फिर मैं आपको सारे कैलकुलेशंस करके बता दूँगा। लेकिन मशीन में जब आप एक चीज़ को एम्बेड कर देते हैं, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम बना के आप एक चीज़ को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, तो दैट एक्चुअली वर्क्स विद एक्यूरेसी। ह्यूमन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाता है? ह्यूमन, अगर हम इसको देखें तो ह्यूमन ने क्या करना है? ह्यूमन्स आर prone to error, whereas machines work accurately, है ना? Yes. इधर आ जाएं तो humans are slow in data processing, particularly for large volume. और speed जो है, humans take time to compute, और machine जो है does calculations very very fast. तो मशीन की वो जो स्पीडियर कैलकुलेशंस ओवर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा with a very good accuracy, this is what inclines us to adopt machine learning for many different things. हाँ, humans की कैपेसिटी एक और तरह से बड़ी अच्छी है। जहाँ wherever we have well defined and clear algorithms, machine will work excellent. जिस तरह इस केस में जो अभी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, अगर मुझे अपनी गाड़ी की माइलेज का पता है, टैंक की कैपेसिटी का पता है, और इसको अगर हम वो जो मेटा इन्फॉर्मेशन का नाम लेते हैं ना, मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा डाटा क्या होता है भाई? इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा रिप्रेजेंट करते हो। डाटा अबाउट डाटा। मेटा डाटा पूछे ना बच्चों से, फौरी तौर पे पहला जवाब आता है सर डाटा अबाउट डाटा। उससे आगे पूछेंगे अच्छा डाटा अबाउट डाटा क्या होता है, ये क्या होता है? लास्ट मॉडिफाई कब हुआ है, उसका फाइल टाइप क्या है, और सर सिंपली इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, attributes of data. So it's in principle it's the domain level information regarding the data we are going to process. तो हमारी इस जो प्रॉब्लम एट हैंड जिसको भी हम देख रहे हैं, उसके अंदर कार कौन सी है, उसकी माइलेज कितनी है, जिसका मतलब पर लीटर वो कितना करती है, स्टॉप ओवर्स कितने हैं पॉसिबल, जो भी हमने ऊपर नाम लिखे सबके, उनके डिस्टेंसेस कितने हैं, टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर करना है ना? तो इसकी बुनियाद पे हम जो है ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको क्या कहेंगे हम? मेटा इंफॉर्मेशन। कि ये प्रॉब्लम के हवाले से कई सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये हमारे पास है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे फिर हम एक एल्गोरिदम डिवाइस कर सकते हैं। उस एल्गोरिदम के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम
रीफ्यूलिंग जो है ना, ये हमारा चैलेंज है। अदरवाइज एक वियर्ड एंड से काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं कि ब्रूट फोर्स टाइप चीज़ क्या हो सकती है? फिल टैंक एट ईच से फैसिलिटी, तो ये एक घटिया तरीन एल्गोरिदम ये है जिसमें कुछ भी नहीं सोचा, बस जहाँ जहाँ हम टैंक भरवाने का चांस आ रहा है बस भरवाई जा रहे हैं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है? मिनिमम रीफ्यूलिंग। जब आप मिनिमम रीफ्यूलिंग को सामने रखेंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि ट्रेवल मैक्सिमम पॉसिबल से डिस्टेंस देन रिफ्यूल, और उसके बाद जो है लास्ट जो हमारा टर्मिनल है उससे फिर आप रिफ्यूल कर लें। तो आप मिनिमम आपने रिफिल किया, प्लस क्या किया आपने, मैक्सिमम पेट्रोल अवेलेबल के साथ आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो ये वो चीज़ है जिससे कि हम थोड़ा सा एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ट्रेन कर देंगे, प्रोसेस इसका बना देंगे, तो ये आसानी से किसी भी नोयत के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगी। हैविंग सेड दैट कि हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? जी सर। यस तो इस तरीके से हम सर बस आवाज थोड़ी सी लो आ रही है काइंडली जरा। अच्छा, तो जहाँ जहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है प्रॉब्लम की, और हम वेल डिफाइंड एल्गोरिदम उसके लिए बना सकते हैं बड़ा डिसाइसिव सा। तो डिसाइसिव एल्गोरिदम्स के केस में मशीन्स जो है वो हमेशा बेहतर, एक्यूरेट और फास्ट सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर देती हैं। वो कि हम वो मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मशीन्स उसमें हमें फैसिलिटेट करती हैं। ह्यूमंस का सर अब पहले से भी थोड़ी सी आहिस्ता हो गई। अच्छा, मैंने तो यार वो लगाया हुआ है ये माइक। सर अब पहले ठीक थे, अब स्लो हुई है। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ साउंड वॉइस को। हेलो, अभी ठीक है? यस अब ठीक है। यस सर अब ठीक है। ओके, तो ह्यूमंस कहाँ पे फिर नंबर ले जाते हैं? ह्यूमन की क्या कैपेसिटी है जो कि मशीन नहीं काम कर सकती? सर अगर डाटा मतलब इतना क्लियर और ऑब्वियस डाटा ना हो तो फिर सर ह्यूमन जो है ना वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करें। वेरी गुड। इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हैंडलिंग एम्बिग्विटी जो है वो ह्यूमन की द कैपेसिटी या द कैपेबिलिटी ऑफ हैंडलिंग एम्बिग्विटी is far better in humans as compared to machines. इसका अगर हम एग्जांपल लें तो क्या एग्जांपल हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है कि ईफल टावर, एक फोटो है, उसको हमने देख के बताना है कि ये ईफल टावर है या नहीं है। सही है? तो हुआ ये है कि ये जो है लड़का, क्या नाम है इसका, अरकम पहुंच गया बैरिया टावर, और उधर जाके इसने टावर के साथ फोटो खिंचवा ली, और फोटो खिंचवा के ये इम्प्रेस करी जा रहा है किसी को कि मैं पेरिस गया हुआ था, एंजॉइंग स्प्रिंग इन पेरिस। अब परेशानी हो जाएगी सबको। तो वो फोटो में तो पीछे टावर भी है और जी सर। अरकम भी है और सनग्लासेस भी हैं और ज़बरदस्त सा मौसम भी है। तो क्या करें फिर? अब कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा। अब
अब कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा, कंप्यूटर कहेगा हाँ जी बच्चा वाकई पेरिस गया हुआ है, थोड़ी सी वो टेक्स्ट में एनोटेशंस भी होंगी और सारा कुछ होगा। और इधर से कौन है जो दूसरा बंदा इसको आइडेंटिफाई करेगा? सारे ही सर जिसने देखा होगा उसको अच्छे से लोकेशंस के फाइंड आउट कर लेगा किस लोकेशन होगा पे। या जो हाँ। तो जगह होगा क्या, होगा क्या, चलो आयरा आयरा का कर लेते हैं। आयरा जो है वो कहेगी कि ओ भाई हेलो, ये तुम कौन से ईफल टावर गए हुए हो, ये तो बैरिया टाउन है। तो इस तरह से ये पता लग जाएगा कि भाई ये तो बैरिया टाउन में घूम फिर रहा है, ये असली वाले पेरिस में नहीं गया। लेकिन अगर कंप्यूटर को देंगे हम तो क्या होगा, कंप्यूटर ने इमेज प्रोसेसिंग करनी है, इमेज प्रोसेसिंग करके और इसने ईफल टावर का वो जो कलर है से रस्ट सा कलर उसका प्लस स्ट्रक्चर उसको मैच करना है। तो उसको मैच करते उसको एक पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है कि वो मान जाएगा कि यस दिस फोटो बिलोंग्स टू पेरिस। लेकिन अदरवाइज क्या होगा कि ये फोटो पेरिस की नहीं होगी। तो यहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो जो इमेज प्रोसेसिंग है एंड काइंड ऑफ फिगरिंग आउट क्लियर इमेजेस, इसके अंदर ह्यूमंस टेक लीड। अब हो क्या रहा है, रिसेंट एडवांसमेंट्स में क्या हो रहा है कि पर्टिकुलरली ये जो मेडिकल इमेजिंग है या रेडियोलॉजी के जो होते हैं ना, एक्सरे हो गया या सीटी स्कैन हो गया या फिर कोई जो हमारे दूसरे स्कैन होते हैं, क्या क्या होते हैं भला? अल्ट्रासाउंड, MRI, अल्ट्रासाउंड और MRI, इन सारों को ना रेडियोलॉजिस्ट देखते हैं और वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स देते हैं और उन कमेंट से फिर वो डोमेन स्पेसिफिक डॉक्टर्स के पास जाते हैं रेडियोलॉजिस्ट के कमेंट्स के बाद। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम है मेडिसिन का तो रेडियोलॉजिस्ट अपने कमेंट्स देगा और उन कमेंट्स के ऊपर जो मेडिसिन का डॉक्टर है वो एक्शन लेगा। अब ये हो रहा है कि मशीन्स जो हैं आर इन अ पोजीशन या आर गेटिंग in a position to facilitate the radiologists, or at times they are producing better results. अब इसमें भी एक्सपीरियंस मैटर करता है ना, ह्यूमंस का भी क्या होता है, लर्निंग कर्व होता है। जैसा कि हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले बच्चों वाली एक जो एग्जांपल ली कि बच्चे को हम एक कोई चीज़ दिखाते हैं, पेंसिल दिखाते हैं तो वो बॉल पॉइंट मार्कर सब चीज़ों को, इवन मसवाक को भी पेंसिल कहना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली इसी तरह जिस भी फील्ड में आप होते हैं तो आप एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। तो एक नया रेडियोलॉजिस्ट जो है जिसने अभी बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं देखे हुए हैं तो वो अपने बुकिश नॉलेज की बेस पे कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस हो जाते हैं और वो हिस्ट्री को भी जहन में रखते हैं कि पेशेंट की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, एज कितनी है, ये इमेज में मुझे क्या कुछ नज़र आ रहा है और इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को मैंने गौर से देखना है, तो उसकी बेसिस पे उसके भी डायग्नोसिस और रिपोर्ट जो है वो और ज़्यादा एक्यूरेट और कॉम्प्रिहेंसिव होनी शुरू हो जाती है। तो एग्जैक्टली इसी तरह से मशीन्स भी स्लोली ग्रेजुअली लर्न करती हैं। तो उस लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो मशीन का लर्निंग कर्व है वो जब बेहतर होना शुरू हो जाता है तो फिर वो क्या करती है, वो ह्यूमंस को बीट करना शुरू कर देती है। अब दोनों इमेजेस में फ़र्क है। जो हमने ईफल टावर की एग्जांपल ली प्लस एज कंपेयर टू रेडियोलॉजी इमेज, क्या फ़र्क है इन दोनों में? सर एक नेकेड आई की विजिबल है, जो दूसरी वाली एग्जैक्टली, वो वेरी गुड। नेकेड आई एंड क्लैरिटी है ना, इसके अंदर बिल्कुल वो एक बड़ी क्लियर कट चीज़ है जिसको हमने
देख के डिसीजन करना है। लेकिन रेडियोलॉजी के इमेज के अंदर इसमें क्या हो रहा है, फाइन ट्यून्ड डिटेल्स की बेस पे डिसीजन हो रहा है। तो इसमें फिर यहाँ पे से फॉर दैट मैटर एक जो मशीन के पास ज़्यादा प्रोविजन आ जाती है कि वो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देख सके। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मशीन के लेवल पे इमेज को कैसे फर्दर प्रोसेस करना है, उसको शार्पन कैसे करना है, उसको पोस्ट प्रोसेसिंग की कोई भी या प्री प्रोसेसिंग आप कह दें, प्री प्रोसेस कैसे करना है ताकि वो फैसिलिटेट करे इन डिसीजन या डायग्नोसिस। ठीक हो गया। तो ये जो चीज़ है कि प्री प्रोसेस आपने कैसे करना है एक इनपुट इमेज को, ये एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव आ जाता है। और उसके बाद फिर मशीन जो है वो अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल करती है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का फ़र्क भी बताने की कोशिश करता हूँ। इंट्रोडक्शन के अंदर हम थोड़ा सा इस पे बात भी कर लेते हैं। मशीन लर्निंग जो होती है उसका एक वेल डिफाइंड प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस है, उसमें वी हैव डाटा, रॉ डाटा। इस रॉ डाटा को हम प्री प्रोसेस करते हैं। इस प्री प्रोसेसिंग से हम फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। फीचर्स अब क्या चीज़ें हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हाँ कलर हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है इमेज का, है ना, कंट्रास्ट हो सकता है, और मे बी उसके जो है पिक्सेल्स हो सकते हैं कि क्या उसकी वो है रिचनेस कितनी है, एट्सेट्रा। तो ये वो फीचर्स हैं जो कि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर फीचर एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसके लिए कोई एक मेथडोलॉजी फॉर डिसीजन, ये वो एल्गोरिदम टाइप चीज़ है जो हम बात कर रहे थे कि प्री प्रोसेस करने के बाद हम फिर कोई मेथडोलॉजी फॉर डिसीजन तरतीब देते हैं। अब ये किस नोयत का डिसीजन हमने करना है, फिर उसके मुताबिक कि ये मेथडोलॉजी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने उसको क्लासिफाई करना है कि मे बी ये एक एनिमल है या ह्यूमन है या कौन सा एनिमल है। इस टाइप की अगर इमेज को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से अपनी कोई टेक्निक यूज़ होगी। और अगर हम से कोई टेक्स्ट है और उस टेक्स्ट को हम ये कह रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है इसमें पॉजिटिव बात लिखी हुई है या न्यूट्रल बात लिखी हुई है या नेगेटिव बात लिखी हुई है, जिसको आजकल के दौर में सेंटिमेंट एनालिसिस कहते हैं। तो सेंटिमेंट एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने कोई चीज़ देखनी है तो उसमें एक और नोयत की चीज़ है। अगर हमने एक टेक्स्ट है और उसकी समरी करनी है कि एक डिटेल टेक्स्ट दिया हुआ और उस डिटेल्ड टेक्स्ट को हमने एक समराइज्ड फॉर्म में उस 5 सफ़ों की चीज़ को आधे पैराग्राफ में या एक सफ़े पे समराइज करना है मेन पॉइंट्स को, तो ये एक डिफरेंट नोयत का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो उसके लिए एक अलग नोयत का एल्गोरिदम हमें तरतीब देना होगा जो कि अप्रोप्रिएटली काम कर सके। तो जो काम की नोयत है उसके मुताबिक ही हम कोशिश करेंगे कि फ़ीचर्स एक्सट्रैक्ट करें और उसी के मुताबिक का ही हम कोई ऐसी मेथडोलॉजी अडॉप्ट करें जो कि उस काम के लिए सूटेबल हो। और फिर इसके बाद हम हमारा एल्गोरिदम रन करता है और डिसीजन लेता है और उस डिसीजन को फिर हम एवेल्यूएट करते हैं और इस एवेल्यूएशन के बाद फिर हम उस सोल्यूशन को अगर हमें ठीक लग रहा है तो डिप्लॉय कर देते हैं। ये पूरा एक मशीन लर्निंग का साइकिल होता है। अगर हम डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास रॉ डाटा होता है, इसको हम डीप लर्निंग सिस्टम को दे देते हैं। द सिस्टम extracts features plus it applies algorithm।
ये जो दोनों काम है, यहाँ पे फ़र्क दोनों में क्या है कि ये जो फीचर एक्सट्रैक्शन का काम है ये पहले कौन कर रहा है? ह्यूमन। अभी इस केस में कौन कर रहा है? मशीन खुद कर रही है। सिस्टम। हमने डाटा उसको दे दिया और मशीन ही इस चीज़ के ऊपर काम करना शुरू होगी और फिर वो डिसीजन लेगी और डिसीजन लेके उसे एवेल्यूएट करेगी और फिर हम उसे डिप्लॉय कर देंगे अगर हमें वो ठीक लग रहा है। तो ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का मेजर डिफरेंस है। और जो डीप लर्निंग है ये जो है वो न्यूरल नेटवर्क बेस्ड सॉल्यूशंस हैं सारे, जबकि मशीन लर्निंग जो होती है इसके अंदर जो आपने डाटा माइनिंग में बहुत सारी थ्योरी पढ़ी बच्चों ने, फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन या फिर क्लस्टरिंग, पैटर्न माइनिंग, हाँ पैटर्न माइनिंग एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो ये डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के अंदर डिफरेंस आ जाता है। कोई सवाल अभी तक यहाँ पे किसी का? सर ये जो लोग इन मशीन लर्निंग में बिल्कुल नए हैं, उनको नहीं किसी चीज का पता करनी, उसके लिए थोड़ा सा ये डिस्क्राइब कर दें। क्या डिस्क्राइब कर दें? सर ये पैटर्न और ये न्यूरल नेटवर्क्स और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। करें यार, हम इस कोर्स मुझे तो में खुद पढ़ेंगे क्या क्या, वो भी कर ली बता दें। तो हाँ वो मशीन बता लर्निंग में हम खुद फीचर एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद हम खुद ही डिसीजन लेते हैं कौन सा मेथड हमें यूज करना है। हम इसके अंदर जो मशीन लर्निंग है इसके अंदर फीचर्स एक्सट्रैक्शन और उनकी प्री प्रोसेसिंग और डिफरेंट एल्गोरिदम्स की एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कुछ स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी की रिवीजन करनी होगी, नंबर 1। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है उसमें हम जो ML अप्रोचेज हैं, अभी वेट करो मैं क्लास पढ़ा लूँगा। तो ML की अप्रोचेस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इन अप्रोचेस के अंदर हम नाइव बेस क्लासिफिकेशन की जो अप्रोच है, फिर SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये क्लासिफिकेशन अप्रोचेस की इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, उसके बाद KNN, के नियरेस्ट नेबर, ये सारी जो है ये मशीन लर्निंग की अप्रोचेज हैं जो कि किसी भी वो न्यूरल नेटवर्क के बगैर हैं। सर ये हम तो सारी उसके पढ़ेंगे। बाद जी इंशाल्लाह फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड पे कुछ लेक्चर्स करेंगे ताकि फिर इससे आगे फिर वो डीप लर्निंग की तरफ चीज़ें जाती हैं। और इसी में जो प्री प्रोसेसिंग सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी कोई इसका कॉन्टेक्ट? बेसिकली तो मशीन लर्निंग जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब एरिया ही है ना। यस कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रॉडर डोमेन है जिसके अंदर हम जो डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स हैं उनको जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो वो उसके लिए हम मशीन लर्निंग अप्रोचेस को यूज़ कर रहे होते हैं। सर एआई तो वैसे सुपर सेट होता है इन सारों का। जी तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग उसको एक ब्रॉडर डोमेन कहा जाता है, मशीन लर्निंग उसकी एक सब डोमेन है और डीप लर्निंग इवन मशीन लर्निंग की भी एक सब डोमेन है। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ANN से ये स्टार्ट होती है डीप लर्निंग, ये सारे के सारे ऊपर हमने क्या चीज़ लिखी कि जो डीप लर्निंग है वो कौन से होते हैं, क्या लिखा है ये? न्यूरल नेटवर्क बेस। हाँ, तो ये अब जो हमारे दीगर एल्गोरिदम्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं SVM, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, ये कोई न्यूरल नेटवर्क बेस नहीं है।
probability based. तो प्री प्रोसेसिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ये हम सीखेंगे। तो एक्चुअली मशीन लर्निंग को सीख के और उसके बाद डीप लर्निंग की तरफ जाना, ये एक यूज़फुल बात है, क्योंकि डीप लर्निंग के अंदर भी हम क्या कर रहे होते हैं कि वो डीप लर्निंग एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करती है। तो उसके अंदर जो लेयर्स, और उन लेयर्स के आगे चल के हम देखेंगे, और उन वो बॉक्स को हम ट्रायल एंड एरर के साथ ना ट्वीक कर करके उसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे यहाँ जो एक्सपीरियंस मशीन लर्निंग और फीचर एक्सट्रैक्शन और उसको समहाउ अंडरस्टैंड करना कि ये किस नोयत का प्रॉब्लम है, और ये इसकी एक्यूरेसी को मैंने अभी क्या एक्टिविटी की है और उससे ज़्यादा हो रही है एक्यूरेसी, कम हो रही है, तो इसको अंडरस्टैंड करना और उसको रिफाइन करने में वेल डायरेक्टेड रिफाइनमेंट जो है उसमें ये वाली चीज़ें काम आती हैं। तो बाकी अभी मैं आपको ये कोर्स में बताता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। प्री प्रोसेसिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जिस तरह हमने टेक्स्ट के ऊपर हम काफ़ी सारी डिस्कशन करेंगे, और कुछ हम इमेज प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोशिश करेंगे कि हम प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स को डिस्कस करें। ठीक हो गया। और सेकंड जो हमारे इसके अंदर चीज़ होगी वो होगी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये इन सारे एल्गोरिदम्स के जो ऊपर मैंने लिखे हैं, इन सारों को हम थ्योरी इनकी पढ़ेंगे, और फिर हम इन सारों को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम इंशाल्लाह पाइथन को यूज़ करेंगे। पाइथन इस वक्त जो है वो इट इज़ richest and the most abstract say libraries for ML। तो abstract का क्या मतलब होता है? सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हिडन होती हैं यूजर से। हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा कि हम वैसे तो थ्योरी में पढ़ेंगे कि ये इस तरह एक चीज़ प्रोसेस हो रही है, फिर ये हो रहा है, फिर ये हो रहा है, ये इक्वेशन बन रही है और फलां हो रहा है, या फिर हम ये देखेंगे कि अच्छा प्री प्रोसेसिंग हमने कैसे की, और उस प्री प्रोसेसिंग में जो अवेलेबल डाटा था उसकी नंबर क्रंचिंग कैसे करके हमने मुख्तलिफ तरह की चीज़ें फाइंड आउट की। उन सारी चीज़ों को जनरलाइज फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर दिया किसने? पाइथन ने। और वो जो अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो पता लगेगा कि मे बी जस्ट अ सिंगल फंक्शन कॉल इज इनफ। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू एडिशन हो जाएगी कि एक तरह से हमें थ्योरी को भी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्लस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो इस वक्त की जो फाइनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की, वो हमने कर रखी है। और डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स को अगर हम उस पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये बड़ा मज़ेदार काम हो जाएगा हमारे लिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। जब हैंड्स ऑन प्लस थ्योरेटिकल आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये फ़र्क पड़ता है कि आपके पास जब कोई भी प्रॉब्लम एट हैंड आता है तो you understand that problem, and then you try to figure out best possible solution। अगर आपके पास थ्योरी नहीं होगी तो फिर आप क्या करेंगे? You will just try different solutions and see what works, but you will not be able to reason why। इस बात का फर्क समझ आया? यस सर। यस सर। ओनली इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपको वो तो मैंने आपको बता दिया कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिंगल लाइनर कोड हैं, आपको पता लग गया जी नाइव बेसियन अप्लाई कर दो। वो क्या चीज़ और क्यों बेहतर काम कर रही है, यू विल बी ब्लैंक अबाउट दैट। मतलब शायद ऐसा तजर्बे के साथ थोड़ी थोड़ी रीज़न आ जाए, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वंस यू नो कि हाउ थिंग्स वर्क, तो फिर
इट्स अ डिफरेंट एक्टिविटी। जब आपको ये पता ही नहीं है कि चीज़ें काम करती कैसे हैं, तो फिर आप उसकी रीज़न नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर मैं अगर आपको थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो क्या होता है कि जब भी हम रिसर्च पेपर लिखते हैं तो उस रिसर्च पेपर के अंदर हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं, तो वन थिंग इज़ कि आप जस्ट प्रेजेंट द रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं एसवीएम की एक्यूरेसी जो थी वो थी फॉर एग्जांपल 87%, और नाई बेजियन आपने अप्लाई किया तो उसकी एक्यूरेसी आई 82%। वन थिंग इज यू जस्ट present the numbers. The other thing is you reason or analyze why, what makes SVM perform better। समझ आई? तो ये चीज़ें फिर आप उसी वक्त रीज़न कर सकते हैं जब आप प्री प्रोसेसिंग करते वक्त डाटा के जो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आए हैं और जो डाटा किस नौयत का है वो जब आपको समझ आते हैं। इसी तरह इंटरनल वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिथम, एसवीएम किस तरह काम कर रही है, हम पढ़ेंगे सारा कुछ आगे चल के। हमारे जो कंसर्न अभी किसी ने रेज किया था कि मैंने डाटा माइनिंग नहीं पढ़ी, तो हमारे इस कोर्स में एजम्पशन यही होगा कि डाटा माइनिंग नहीं पढ़ी है लोगों ने। जिन्होंने पढ़ी है उनको थोड़ा जल्दी समझ आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी इक्वली गुड समझ आएगा। हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिर रीज़न करते वक्त आपको उस एल्गोरिथम की जब इंट्रिंसिक्स पता होती हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या क्या चीज़ें रॉ इन्फॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करके फीचर्स की फॉर्म में उनको कंसिडर किया है, तो इन दोनों को मिला के फिर हम अच्छी रीज़न कर सकते हैं कि अगर ये एल्गोरिथम बेहतर काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और इसी के हवाले से हमारे कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होगा, बड़ा बड़ा इम्पॉर्टेंट, कि हाउ टू एवेल्यूएट एंड analyze the results obtained। तो वो जो एवेल्यूएशन के मेजर्स वो क्या क्या है, और उन मेजर्स को इंटरप्रेट कैसे करना है वो, और फिर उसको रीज़न या एनालाइज कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम चीज़ें इस कोर्स में सीखेंगे। तो ये ओवरऑल इंशाल्लाह एक रिच कोर्स होगा और इट विल बी अ गुड प्रैक्टिकल स्टेप। आजकल के दौर में इस चीज़ की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। मशीन लर्निंग के जो इंजीनियर्स हैं, जिनको मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग हो इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी और थ्योरेटिकली भी, और वो रीज़न भी कर सकें और वो अच्छी प्री प्रोसेसिंग भी कर सकें। तो ये इंशाल्लाह इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि डिफरेंट नौयत के प्रॉब्लम्स को लें, और स्टूडेंट आप लोग जो हैं वो अपने इंटरेस्ट की चीज़ों में से कोई छोटे छोटे अच्छे अच्छे डाटा सेट्स लेके और उनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के अप्रोचेस को साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करते जाएं। जो अप्रोच हम पढ़ें मे बी वो एक ही डाटा सेट, हर बच्चा अपना अपना डाटा सेट ले और उसके ऊपर जब हमने नाई बेजियन पढ़ दिया तो उसने नाई बेजियन अप्लाई करके देख लिया, उसी डाटा सेट के ऊपर फिर उसने एसवीएम भी अप्लाई करके देख लिया। प्री प्रोसेसिंग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप डिफरेंट प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स अप्लाई करें, तो उनसे देखें रिजल्ट्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है। फीचर्स कम किए थे जब यूज़ तो वो क्या हो रहा था, जब ज़्यादा फीचर्स यूज़ किए तो क्या हो रहा है, फीचर्स की सिलेक्शन कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो एज अ होल ये एक समझ लें कि आजकल के दौर के हिसाब से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रेलेवेंट कोर्स है जो कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स के भी मुताबिक है, और आप लोगों की पर्सनल स्किल सेट को, एनालिटिकल स्किल सेट्स को, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हैं आपकी उनको भी बेहतर करेगा। तो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें ये डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखना, उनको एनालाइज करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सारा कुछ है। तो आपके इसके अंदर अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से फुलफिल हो रहे हैं, तो उसमें आपके जो प्रोग्रामिंग की स्किल्स हैं वो भी आएंगी, जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं वो भी हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैं,
तो ये 3 मेजर स्किल्स जो हैं वो होंगी। और चौथी चीज़ जो आप पोटेंशली इसके अंदर इनडायरेक्टली डायरेक्टली सीख सकते हैं वो है कि आप प्रेजेंट कैसे करते हैं चीज़ को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स और चीज़ की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करना, कि जब मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की है मुख्तलिफ अप्रोचेस से, तो मैंने अब उसका एनालिसिस अगर से एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करना है तो वो मैं कैसे करूँ। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। जो बच्चे अभी 6 सेमेस्टर में हैं उनके लिए एक अच्छी प्रोपोजिशन हो सकती है कि वो कल को जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लें अपना, तो उसमें कोई ऐसा कंपोनेंट ज़रूर शामिल करें जो कि जिसमें आप कोई मशीन लर्निंग का बेयर मिनिमम एम्पिरिकल एवेल्यूएशन टाइप चीज़ शामिल कर लें। और जो बच्चे अभी आप लोग 7th 8th सेमेस्टर के बच्चे जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए इंटरेस्टिंग बात ही हो सकती है कि वो अभी अपने प्रोजेक्ट के अंदर मे बी आप लोग अपने प्रोजेक्ट के अंदर से ही कोई ऐसी चीज़ उठा लें फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स कि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ये है, तो उसके अंदर मैं ये एक छोटा सा कंपोनेंट मशीन लर्निंग का ऐड करना चाहता हूँ इस कोर्स के को पढ़ने के दौरान। तो वो रिचनेस हो जाएगी कि कल को आप से ज़्यादातर सवालात भी आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन सकता है इस कोर्स में कि आप जब पास आउट हों तो आपका एक रिच फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो लेके आप जाएं, जिससे कि आप आपके पर्सनैलिटी के हवाले से भी एज अ पर्सन आपको फ़ायदा होगा, प्लस एज एन इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी यूएमटी के हवाले से भी एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा सर कि यहाँ के बच्चे जो हैं वो मेजॉरिटी मशीन लर्निंग बेस्ड या डीप लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में। जी बताइए सर, इसमें मशीन लर्निंग के ऊपर कौन सा प्रोजेक्ट बन सकता है FYP में? मतलब किस तरह के कोई आइडियाज हैं? जैसे रियल लाइफ में तो जैसे बंदा कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना ले जो लोगों को हेल्प करो, लेकिन मशीन लर्निंग पे किस तरह का बन सकता है? देखें, इस वक्त हम जिस तरह ये नबील साहब और मैं साइन लैंग्वेज पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा डाटा सेट है साइन लैंग्वेज का। तो उसमें आप जो डेफ कम्युनिटी है उसके लिए हम काम कर रहे हैं, और वो जो ट्रांसलेशन है नेचुरल टू साइन लैंग्वेज उस पर आप काम कर सकते हैं। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज के ऊपर अभी कम काम हुआ हुआ है। तो जो काम इंग्लिश में लोगों ने फॉर एग्जांपल सेंटिमेंट एनालिसिस पे किया हुआ है, या क्लासिफिकेशन के ऊपर किया हुआ है, या टेक्स्ट समराइजेशन के ऊपर किया हुआ है, या प्लेजरिज्म डिटेक्शन पे किया हुआ है, उसी नोयत के काम जो हैं वो हम उर्दू लैंग्वेज के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें रोमन उर्दू भी आ सकती है, और जो एक्चुअल उर्दू में लिखी हुई है वो उसके ऊपर भी किया जा सकता है। तो हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज, उसको एनरिच कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोगों ने रीजनल लैंग्वेजेस के ऊपर काम किया हुआ है, तो पंजाबी हो गई, सिंधी हो गई, या ये इंडिया वालों ने गुरमुखी और जो इस तरह के उनके वो हैं रीजनल लैंग्वेजेस, उस पर काम किया हुआ है। तो वो एक बड़ा अच्छा नेचुरल लैंग्वेज के हिसाब से कई सारे डिफरेंट तरह के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। इमेज प्रोसेसिंग के अंदर जेस्चर रिकग्निशन और जो मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग है उसके ऊपर काम किया जा सकता है कि आपको डाटा सेट दिया जाए और आप उस डाटा सेट के ऊपर से इमेज प्रोसेसिंग को अप्लाई करते हुए कोई जिस तरह रेडियोलॉजी का सपोर्ट है वो कर सकते हैं। तो प्लेजरिज्म डिटेक्शन और ये सारे समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सारे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बेस्ड प्रॉब्लम्स ही हैं। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, एक थोड़ा जनरल सा क्वेश्चन था। जी जी जिस तरह अभी आपने बताया कि आजकल बड़ा दौर है मशीन लर्निंग का और काफी इंडस्ट्री में भी इसको सपोर्ट की जा रही है, तो मैंने आपसे पूछना ये था कि अब देखें किसी से भी पूछे कि भाई मशीन लर्निंग पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, वो कहते हैं जी कहीं से भी स्टार्ट कर लो जी, डीप लर्निंग पढ़ लो जी, मशीन लर्निंग पढ़ लो जी, डाटा साइंस पढ़ लो जी, एक ही बात है जी, सारी एक ही बात है। लेकिन जिस तरह भी आपने पहले बताया कि डीप लर्निंग पढ़ने के लिए बेटर ये होता है कि बंदा पहले मशीन लर्निंग पढ़े, क्योंकि ज्यादा आपके लिए फिजिबल हो जाता है। तो काइंडली ये बता सकते हैं कि अगर ये इसमें किसी ने अपना स्टार्ट करना हो तो कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, यानी कि कौन सी फील्ड स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर चलेगी? मेरे ख्याल में ये जो स्टार्ट है वो मशीन लर्निंग ही बनता है इन कोर्सेज का। अच्छा। तो डाटा साइंस जो है ना वो पूरी एप्लीकेशन ही है। डाटा साइंस के अंदर हम कोर चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे होते। जिस तरह इस कोर्स में जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हम थ्योरी को भी पढ़ेंगे और इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। को भी तो डाटा जी। साइंस में अमूमन हम थ्योरी पार्ट को
मिस आउट कर जाते हैं। हम डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स लेते हैं और उनके ऊपर वो उसका मकसद जो उस कोर्स का है वो ये है कि मेरे पास डाटा है और उससे मैंने उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते जाना है बिल्कुल डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल करके। तो इस कोर्स में आप उन अप्रोचेस की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और उनका तरीकाकार पूरा वर्क फ्लो सीख रहे हैं। जिस तरह भी मैंने एक वर्क फ्लो आपको बताया ना कि आपके पास जी जी डाटा आ रहा है, आप उसको प्री प्रोसेस कर रहे हैं, प्री प्रोसेस करके फिर आप सूटेबल एल्गोरिदम जो पॉसिबल लग रहे हैं आपको जी जी वो आप इस्तेमाल करते हैं और फिर रिजल्ट्स वगैरह की तरफ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ये फिर हमें इस लेवल पे थ्योरी क्लियर होती है। तो इसके अगर हम ये कंपेयर वो थ्योरी छोड़ दें और सिर्फ आप समझ लें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ चले जाएं, मुख्तलिफ नोयत के प्रॉब्लम्स ले लें और उनको बस मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स लगा के चलाते जाएं, तो वो समझ लें कि डाटा साइंस है। तो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ डाटा साइंस इस कोर्स का हिस्सा ही है। नहीं सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तो कि कहीं ना कहीं से तो इसका स्टार्ट होगा ना, जिस तरह एआई की आगे फर्दर टाइप है, जी मशीन जी लर्निंग से आगे डीप लर्निंग आपने बताया, और डीप लर्निंग से आगे अब देखें ना डिफरेंट कोर्सेज हैं, मशीन लर्निंग है, डाटा माइनिंग है, डीप लर्निंग है, एआई है, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, और इस तरह के और भी काफी सारे कोर्सेज हैं, डाटा साइंस है। तो इनका स्टार्ट कहाँ से होगा, यानी कि स्टेप स्टार्ट बाय यही स्टेप कोर्स, अगर ये जो कोर्स है ना, ये इट्स अ गुड मशीन स्टार्ट। लर्निंग? जी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेसिक कोर्स आप पढ़ चुके होते हैं, जी जी ठीक है, वो तो मैंडेटरी है ना बिल्कुल आप। और आप उसके बाद जब आप इधर आते हैं तो ये इलेक्टिव्स के अंदर ये एक अच्छा स्टार्ट है कि आप इस कोर्स से स्टार्ट लें। डाटा माइनिंग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप थ्योरेटिकली ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो इसका कुछ पोर्शन मैंने जैसा कि बताया कि वो ओवरलैपिंग है। लेकिन ये कोर्स जो है ये से वो जो अगर आपने जाना है इधर डाटा साइंस और डीप लर्निंग की तरफ, तो ये एक अच्छा स्टेपिंग स्टोन है एज कम्पेयर टू डाटा माइनिंग। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। ठीक है, तो या इट्स अ गुड स्टार्ट। अब इसके अंदर जो अप्रोचेज हैं वो उनमें कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उनमें वो रिलेटिवली बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऑर्थोगोनल हैं, ठीक है यानी कि कुछ चीज़ें डिपेंडेंट हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल फ़र्क है, उसका एक से दूसरे का कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसमें पढ़ाने में और सीखने में ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। सही है। सर ठीक हो गया। जिस तरह हम एल्गोरिदम्स पढ़ते हैं तो एल्गोरिदम्स में आप सॉर्टिंग पहले पढ़ लें जी जी और से आप ग्रीडी एल्गोरिदम्स बाद में भी पढ़ लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको रिवर्स भी ठीक कर हो दें गया, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नहीं फर्क तो पड़ता, बिल्कुल है। डिपेंडेंसी उस तरह की जो जिन टॉपिक्स की डिपेंडेंसी है उनमें हमें देखना होता है। जिस तरह डिसीजन ट्री के आगे एक्सटेंशन है रैंडम फॉरेस्ट, जी तो जी आपने डिसीजन ट्री पहले पढ़ना है और रैंडम फॉरेस्ट बाद में पढ़ना है। बाद में ठीक हो गया ना। तो इस तरह ठीक की हो चीज़ें हम वो फिर आप इसका अच्छा खासा मटेरियल अवेलेबल भी है, तो आप कोशिश करें पाइथन से दोस्ती शोस्ती शुरू करें तो गया। वो इंशाल्लाह सर फिर इंशाल्लाह इसमें करेंगे। ठीक है। तो अब उसमें हम हैंड्स ऑन कोशिश करेंगे कि इंस्टॉलेशन से लेके और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को साथ साथ करते जाएं, लेकिन जी जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि थ्योरेटिकली हमें चीज़ों की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर जो चलें जी, ठीक। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ी अभी तक जिन लोगों ने, सर उनके तो लिए उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कोई फर्क ख़ास नहीं फ़र्क है। पढ़ लें या फिर रहने दें सर इसके साथ? नहीं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप हम इसको जिस तरीके से पढ़ेंगे टॉपिक को, जब एक को स्टार्ट करेंगे तो उसके जैसा मैंने कहा कि आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंडामेंटल्स यस पढ़ेंगे, फिर आगे कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम कोशिश यही होगी कि इस कोर्स में फाउंडेशन जिस चीज़ की जहाँ रिक्वायर्ड है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लें। ओके ओके सर। ठीक है, तो अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन आंसर होगा तो हम इंशाल्लाह उसको भी हैंडल कर लेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एआई नहीं पढ़ी हुई, वो भी कोई इतने खतरे परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आपने तो वैसे ही डाटा माइनिंग पढ़ ली हुई है फरूख, यस सर। आप तो पहले ही और एज पे आपके बैठे होते हैं। वैसे भी खतरे की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पढ़ी ना, सो वैसे मैं पूछा था। नहीं कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह खैर होगी। ओके मेहनत करें ओके सर और इस इंशाल्लाह कोर्स को मिलके प्रोडक्टिव बनाना है हमने। तो इंशाल्लाह किसी इंशाल्लाह। ने अभी पाइथन पे काम किया हुआ है पूरी क्लास में से? सर यस काम इन यस सर। कौन कौन है? एक रेज योर फेज हैंड। फिर किसी जमाने में किया था। कौन है जमाने वाला? सर मैं हूँ जमाने वाला, हाथ कहाँ से हैंड करूँ। चलो अच्छा, ऐसा है कि आप में से कोई वॉलंटियर करे और वो पाइथन का ना एक इंस्टॉलेशन मैनुअल बना के हमें कल तक भेजे, ताकि सर मेरे सारे पास बच्चे बना हुआ पड़ा हुआ है।
कौन अरकम है? नहीं, कोई और कह रहा है। ठीक है अरकम, ये जो सारी क्लास का मेलिंग ग्रुप बन गया, जी ठीक सर। है। तो इसी के ऊपर ये जो मैंने मेल की है, इसी के रिप्लाई ऑल में आप ऐसा करें कि पाइथन का वो जो इंस्टॉलेशन मैनुअल है वो भेज दें, ठीक है सर। ताकि हम सर एक सारे व्हाट्सएप लोग, ग्रुप भी बनवा लें। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लें, वो आप लोग आपस में बना लें। सीआर कौन बनेगा क्लास का? सीआर रहने दें सर, जाने दें। चंगा होंदा यार। नहीं सर, छोटे बड़ा ऐसी और नहीं रैंडम ही ठीक है। और नहीं यार, और मेरा मसला सर आसान मैं होएगा, बन मेरे बारे में सर मैं बन जाता अरसलान हूँ। अरसलान को बना देते हैं, अस्सलाम, ओके। थैंक यू ठीक है। सर। अरसलान सीनियर सीजन सिटीजन है हमारा। सर वो आपकी नहीं मर्जी है, जिसको मर्जी बनाए। तो अरसलान को हम बना देते हैं सीआर। अरसलान पुत्र सारे क्लास का वो बना दो व्हाट्सएप का ग्रुप, और मेलिंग हमारी जो है वो इस पे चल रही है। बाकी आप लोगों ने जान मारनी है इस कोर्स को पढ़ने में, इंशाल्लाह और सर जरूर। इंशाल्लाह हमने मिल के जो है ना, को मुझे भी 4 चीज़ें सिखानी है आपने, को मैंने आपको 2 चीज़ें सिखानी है, तो 6 चीज़ें हो जाएंगी, 4 आपकी तरफ से 2 मेरी तरफ से। नहीं सर, 4 आपकी तरफ से होगी, 2 हमारी तरफ से होगी। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाइस वर्सा कर लेना। चलें ठीक है ठीक है। तो ठीक है इंशाल्लाह फिर सर, अगली ओके। क्लास में मिलते हैं। इंशाल्लाह। ओके थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।